linear momentum. This is another important term which we will discuss first. After that, we will discuss about Newton's second law of motion. So what is linear momentum? It is simply the instantaneous force caused due to combined effect of mass and velocity. So let me write the definition first, and after that we will understand it. The instantaneous force caused due to combined effect of mass and velocity is called linear momentum. Means linear momentum, it is represented by P is equal to mass into velocity. M is equal to mass of body and V is equal to velocity of body. So the units of linear momentum. First of all, SI unit. Momentum is given by mass into velocity. So simply the unit of mass, SI unit of mass is kg, and the SI unit of velocity meter per second. So the SI unit of momentum will be kg meter per second. Okay. In CGS unit, mass is measured in gram and velocity in centimeter per second. So this is the CGS unit of linear momentum. I will also modify this unit in some other form, but before that I will explain you about the force according to Newton's second law of motion, and then we will derive the unit of force. After that we will again modify this unit into some other form. Okay. तो लीनियर मोमेंटम का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई बॉडी से फोर्स लगाया जाता है किसी दूसरे बॉडी पर, है ना, तो उस बॉडी का केवल मास ही इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी है जिसका मास है 1 kg, ठीक है, और दूसरा बॉडी कोई है जिसका मास है 5 kg, ठीक है। अब अगर कहा जाए कि ये बॉडी को थ्रो किया गया, या हम कहें कि इस बॉडी से किसी दूसरे बॉडी को हिट किया गया, कितने वेलोसिटी से? वेलोसिटी था 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मोमेंटम कितना जनरेट होगा? P इज इक्वल टू m इंटू वी, इट इज इक्वल टू 5 इंटू 2, दैट इज 10 kg मीटर पर सेकेंड। और ये 1 kg का बॉडी है। सपोज करिए कि इसको 100 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से फेंका गया, थ्रो किया गया, तो यहाँ पर लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? 1 इंटू 100, दैट इज 100 kg मीटर पर सेकेंड। तो इसका ये मतलब है कि जरूरी नहीं है कि बॉडी अगर बड़ा है तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। छोटे बॉडी से भी ज़्यादा इफेक्ट क्रिएट किया जा सकता है उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करके, ठीक है। जैसे एज फॉर एग्जांपल, व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, द मास ऑफ बुलेट इज क्वाइट स्मॉल बट इट्स वेलोसिटी इज वेरी हाई, है ना। कि बुलेट का मास तो बहुत कम होता है, जो गोली निकल रही है बंदूक से उसकी मास बहुत कम है, लेकिन वेलोसिटी उसमें ज़्यादा होता है।
इसीलिए उसका इफेक्ट जो होता है बहुत ड्रेस्टिक होता है कि अगर उस गोली से किसी को सर पे चोट लग जाए उस गोली से, बंदूक की गोली से, तो हो सकता है डेथ हो जाए। वहीं पर अगर एक बड़े से ईंट से अगर सर पर लग जाए चोट, तब भी चांस है कि कुछ सर्वाइबिलिटी की चांस हो सकती है वहाँ पे। लेकिन बंदूक की गोली बंदूक से निकल करके अगर हमारे सर पर चोट करती है तो शायद डेथ हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर मास नहीं है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लीनियर मोमेंटम, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, सो वी डिफाइन लीनियर मोमेंटम एज द इंस्टेंटेनियस फोर्स कॉज ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मतलब मास और वेलोसिटी के कंबाइंड इफेक्ट से जो एट इंस्टेंट फोर्स क्रिएट हो रहा है कंबाइंड इफेक्ट की वजह से, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं लीनियर मोमेंटम। ठीक है, यही हमारा कॉन्सेप्ट है लीनियर मोमेंटम का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी बॉडी से किसी दूसरे बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बॉडी का केवल मास इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, मास के साथ साथ वेलोसिटी भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, क्योंकि जो इंस्टेंटेनियस फोर्स क्रिएट होगा दैट विल बी ड्यू टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, सो लेट अस सपोज वन केस, दिस बॉडी is at initial position, its velocity is u and mass is m. So linear momentum P1 is equal to m into u. U is the initial velocity. After some time, let us suppose the time t, body reaches to final position. The velocity of body became v and mass is a fixed quantity, so it will not change. मास कभी भी चेंज नहीं होता है, मास इज ए मैटर कंटेंट इन ए बॉडी। ठीक है, जैसे इस चौक का जितना मास होगा, चाहे यहाँ पर आप मेजर करिए मास की वैल्यू वही आएगी, जुपिटर पे चले जाइए मेजर करिए उतना ही आएगा। ठीक है, मार्स पे चले जाइए इसका मास मेजर करिए उतना ही आएगा। मास जो होता है वो फिक्स्ड क्वांटिटी होता है। ठीक है, मास इज अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन ए बॉडी। ठीक, तो मास कभी भी चेंज नहीं होता है, इसीलिए बॉडी अपना स्टेट चेंज करेगा तब भी उसका मास चेंज नहीं होगा। अब यहाँ हमने लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट किया P1 इज इक्वल टू m इंटू यू। यहाँ पर उसी तरह से अगर कैलकुलेट किया जाए लीनियर मोमेंटम P2 इज इक्वल टू m इंटू v। देखिए यहाँ वेलोसिटी अलग है, यहाँ पर वेलोसिटी अलग है ना। ये हमारा लीनियर मोमेंटम हो गया इनिशियल और फाइनल पोजीशन में। अब अगर हम निकालें चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? चेंज को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा पी। तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सो वी कैन फाइंड इट डेल्टा पी इज इक्वल टू P2 माइनस P1। P2 की वैल्यू कितनी है? m इंटू वी माइनस m इंटू यू। सो m विल बी कॉमन एंड इट इज v माइनस u। v माइनस u का मतलब क्या हुआ? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m इंटू डेल्टा v। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन मोमेंटम। द चेंज इन मोमेंटम delta p is equal to m into delta v, where delta v is the change in velocity। ठीक है, अब दूसरा चीज क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा? जब भी किसी चीज का अगर हम लोग को रेट निकालना होता है, मीन्स वी आर मेजरिंग दैट क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। It means if we divide the change in momentum by time taken, then we can find the rate of change of momentum.
यानी 1 सेकेंड में कितना चेंज हो रहा है मोमेंटम में, इसी को हम लोग कह रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू होगा डेल्टा पी बाई टी। या मैंने सपोज किया है कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन जाने में टाइम टी लग रहा है, तो जितना चेंज हुआ मोमेंटम उसको हम लोग टाइम टी से डिवाइड कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चलिए इसकी वैल्यू रख देते हैं। डेल्टा पी की वैल्यू कितनी है, m इंटू डेल्टा वी, और ये टाइम डिनोमिनेटर में t लिखती है, ठीक है। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज डेल्टा पी अपॉन टी इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा वी अपॉन टी। अब डेल्टा वी अपॉन टी क्या होता है, डेल्टा वी आपका चेंज इन वेलोसिटी है और टी आपका टाइम टेकन है, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया वो, है ना। ये चेंज इन वेलोसिटी है और इसको टी से डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम लोग टाइम से डिवाइड करते हैं किसी क्वांटिटी को, तो उसका हम लोग रेट ऑफ चेंज निकालते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी डेल्टा वी अपॉन टी है, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो वी कैन राइट डेल्टा पी अपॉन टी इज इक्वल टू m इंटू ए। तो दो चीज आपको यहां से समझना है, एक चीज कि चेंज इन मोमेंटम और वी कैन से लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा वी। इस पे न्यूमेरिकल्स भी दिए जाते हैं, इसलिए अच्छे से आप इसको समझ लीजिए, है ना। बहुत आसान है। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। इनिशियल केस में बॉडी का मास m है, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो इनिशियल मोमेंटम हो गया m इंटू यू। फाइनल केस में मास तो वही रहेगा, मास कभी चेंज होता नहीं है, और फाइनल वेलोसिटी v है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो फाइनल मोमेंटम जो p2 है दैट विल बी इक्वल टू m इंटू वी। उसके बाद मैंने निकाला है चेंज इन मोमेंटम। तो जब भी किसी चीज का चेंज निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो p2 माइनस p1, m इंटू वी माइनस m इंटू यू, m कॉमन ले लिया गया, v माइनस यू, और v माइनस यू क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी, जिसको हम लोग डेल्टा v से रिप्रेजेंट करेंगे। सो द चेंज इन मोमेंटम इज डेल्टा p इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा v। पहला फॉर्मूला जो आपको याद रखना है ना। दूसरा चीज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब 1 सेकेंड में कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है। सो वी विल डिवाइड द चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम। उसके बाद हम लोग इसकी वैल्यू रख दे रहे हैं m इंटू डेल्टा वी अपॉन टी। सो इट बिकम्स डेल्टा पी बाई टी इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा वी बाई टी। अब डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है, और उसको टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एंड दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो डेल्टा पी बाई टी इज इक्वल टू m इंटू ए, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से ही रिलेटेड है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। It states that the rate of change of linear momentum is directly proportional to the force applied and always acts in the direction of applied force.
एक चीज़ और मैं मेंशन कर दूं कि जो लीनियर मोमेंटम है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको मैंने पहले भी बता दिया है, जो भी वेक्टर क्वांटिटी होते हैं उनके मैग्नीट्यूड भी होते हैं और डायरेक्शन भी होते हैं। सो दिस लीनियर मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, सो it will have magnitude as well as direction. अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब जो हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट किया है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, यानी इस बॉडी पर कुछ ना कुछ फोर्स लगा होगा तभी इसका पोजीशन चेंज हुआ है। तो इस बॉडी के लीनियर मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है उसका जब हम लोग रेट निकालते हैं, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो कैलकुलेट करेंगे, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। मतलब अगर ज़्यादा फोर्स लगाया जाएगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम की वैल्यू ज़्यादा होगी, कम फोर्स लगाया जाएगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम की वैल्यू भी कम होगी। ठीक है, मतलब हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, F इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P अपॉन T और F इज प्रोपोर्शनल टू M इंटू A, क्योंकि हम जान रहे हैं डेल्टा P बाई T क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, और इसकी वैल्यू कितनी आई है, M इंटू A, तो यहाँ पर वही लिख दिया गया है। और F इज इक्वल टू K इंटू MA, where K is called proportionality constant. K is called proportionality constant. Now, if mass of body is 1 kg and it is acted upon by force 1 unit, if the force applied on body is 1 unit, mass of body is also 1 unit and acceleration produced is 1 unit, then 1 is equal to K into 1 into 1, that is K is equal to 1. Therefore, F is equal to 1 into MA और F is equal to MA. This is mathematical form of Newton's second law of motion. This equation, that is equation 3. Equation 3 is mathematical form of second law of motion. अब इससे भी चाहें तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं सेकेंड लॉ को, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब हम लोग को यूनिट्स पर बात करना है कि फोर्स का यूनिट क्या होगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया, F इज इक्वल टू M इंटू A। मास का यूनिट हमको पता है, एक्सेलरेशन का यूनिट भी पता है, तो उससे हम लोग फोर्स का यूनिट निकाल लेंगे, है ना। तो फोर्स के हम लोग को 3 यूनिट डिस्कस करना है, एक SI यूनिट, दूसरा CGS यूनिट और तीसरा ग्रेविटेशनल यूनिट, और इनके कन्वर्जन्स को भी जानना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मेनी डाइन्स। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा 1 kgf इज इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन्स। तो ये रिलेशनशिप को जानना भी होगा कि ये कैसे हम लोग पता करते हैं, और उसकी वैल्यू को भी हम लोग को याद रखना होगा। ठीक है, दूसरा चीज़ जो अभी मैंने लीनियर मोमेंटम के यूनिट को डिराइव करते समय बताया था कि लीनियर मोमेंटम का एक और यूनिट मैं आपको बताऊंगा फोर्स बताने के बाद। तो जब हम लोग फोर्स का यूनिट निकाल लेंगे तो उसके बाद हम लीनियर मोमेंटम का एक दूसरा यूनिट भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फोर्स के डिफरेंट यूनिट्स को देखते हैं। डिफरेंट यूनिट्स ऑफ फोर्स। सबसे पहले फॉर्मूला लिख दीजिए, F इज इक्वल टू M इंटू A।
अब यहाँ से हम लोग यूनिट पता करते हैं। पहले एसआई यूनिट, तो यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मास का यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप अपॉन करके भी लिख सकते हैं, मैंने सेकेंड इनवर्स 2 लिखा है, ठीक है। और इसी यूनिट को न्यूटन भी कहा जाता है, यानी केजी मीटर इनवर्स 2, सेकेंड इनवर्स 2, या आप कहें केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन, ठीक है। तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या हो गया, न्यूटन हो गया। और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर बताना है तो आप बता सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड इज सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, सीजीएस यूनिट में मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और इसी को हम लोग कहते हैं डाइन, ठीक है। अब यहाँ कैपिटल नहीं लिखना होगा डी को, ठीक है ना। ये ध्यान रहे कि आप जब भी फोर्स का जो सीजीएस यूनिट लिखेंगे तो स्मॉल लेटर में डी वाई एन ई लिखेंगे, और यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर लिखना होगा, ठीक है। अब एक चीज पहले समझ लीजिए कि न्यूटन और डाइन जो दो यूनिट आपको दिख रहे हैं, इनमें क्या रिलेशनशिप है। तो मैं इसको पहले यहाँ निकाल देता हूँ। रिलेशनशिप बिटवीन एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। देखिए, रिलेशनशिप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो इसमें से बिगर यूनिट होगा उसका 1 यूनिट ले लेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे इस यूनिट में, बस उसी से रिलेशनशिप निकल जाएगा। तो हम चलिए ले लेते हैं 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे 1 केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2। अब हम लोग को कन्वर्ट करना है सीजीएस यूनिट यानी डाइन में, इसकी वैल्यू जानने के लिए कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है। तो 1 केजी की जगह हम लोग लिखेंगे 1000 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। और 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर है तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 100 सेंटीमीटर। और यहाँ भी देखिए सेकेंड इनवर्स 2 है, यहाँ भी है, तो इसको चेंज नहीं करना है, आपको वैसे ही लिख देना है सेकेंड इनवर्स 2। तो ये कितना हो गया, यहाँ हो गया 10 टू द पावर 3 और इसका हो गया 10 टू द पावर 2 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स 2। तो व्हेन बेस आर सेम देन पावर्स आर एडेड, ठीक है। वैसे भी आप देख लीजिए 1000 इंटू 100 आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा, जिसको आप लिख सकते हैं 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग लिखते हैं डाइन, 10 टू द पावर 5 डाइन। तो आपका रिलेशनशिप आ गया, क्या है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप हो गया 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। अगर अपोजिट करके पूछा जाए 1 डाइन इज इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन्स, तो 1 डाइन करना होगा तो ये 10 पावर 5 से इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -5 न्यूटन, ठीक है। ये आपका रिलेशनशिप हो गया न्यूटन और डाइन के बीच में। अब तीसरा आपका यूनिट है ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज केजीएफ, किलोग्राम फोर्स एंड ग्राम फोर्स। मतलब किलोग्राम फोर्स या ग्राम फोर्स में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आपका होता है ग्रेविटेशनल यूनिट। पहले इसको हम लोग डिफाइन करेंगे कि 1 केजीएफ कितना होता है, ठीक है। 1 केजीएफ
देखिए, व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ mass 1 kg such that it produces an acceleration of 9.8 meter per second square, then the force acting on a body is called 1 kgf force। मतलब 1 kgf फोर्स क्या होता है? अगर कोई बॉडी है जिसका मास कितना है 1 kg है, मास है 1 kg, और इस पर कोई फोर्स अप्लाई किया गया, उस फोर्स के अप्लाई करने से अगर इसका एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, अगर उतना एक्सेलरेशन उसमें जनरेट हो जा रहा है तो इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम लोग कहेंगे 1 kgf। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 kgf इज इक्वल टू होगा, मास कितना है 1 kg और एक्सेलरेशन कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन kgf एंड न्यूटन। ठीक है, उसी तरह से अगर ग्राम फोर्स कहा गया तो मास कितना हो जाएगा 1 ग्राम हो जाएगा, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि आप ग्राम जब यूज कर रहे हैं तो वो CGS यूनिट आप ले रहे हैं मास का, तो आपको एक्सेलरेशन का भी CGS यूनिट लेना होगा, यानी 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अकॉर्डिंगली आप डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम such that it produces an acceleration of 980 centimeter per second square, then the force acting on a body is 1 gram force, है ना। तो अगर आपको लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 980, और उसके केस में आपका आएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब क्या हो गया 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 980 डाइन्स। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था कि लीनियर मोमेंटम का जो यूनिट हम लोग लिखे थे उसको दूसरे फॉर्म में भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या यूनिट हम लोग लिखे थे लीनियर मोमेंटम का? थोड़ा सा जगह चाहिए, है ना, चलिए यहीं लिखते हैं। यूनिट ऑफ P, P इज इक्वल टू mv होता है, तो मास का यूनिट क्या होगा kg, और v का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ kg मीटर अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड बाई सेकेंड, है ना। तो क्या हो गया, ये हो गया आपका kg मीटर सेकेंड इनवर्स टू, क्योंकि यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, और इनटू सेकेंड ऐसे लिख सकते हैं, और ये आपका हो जाएगा न्यूटन। तो न्यूटन सेकेंड भी इसका यूनिट हो जाएगा, SI यूनिट। ठीक है ना, SI यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज kg मीटर पर सेकेंड, और इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं न्यूटन सेकेंड। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए अगर कोई कन्फ्यूजन है तो, क्योंकि वहाँ छोटा छोटा दिख रहा होगा, मैं यहाँ क्लियर दिखा दे रहा हूँ। T इज इक्वल टू क्या होगा मास इंटू वेलोसिटी, तो मास का यूनिट होता है kg और वेलोसिटी का यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। तो मैं इसको ऐसे लिखूँ kg मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड बाई सेकेंड। अब आप देखिए ये क्या हो गया kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड हो गया, और इसी को तो आप कहते हैं न्यूटन। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देखिए यही तो है, इसी को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो न्यूटन है, तो आप लिख सकते हैं न्यूटन सेकेंड। ठीक है, इसी तरह से CGS यूनिट में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे?
तो P इज इक्वल टू क्या होता है m इंटू भी। तो ये हो गया मास, CGS यूनिट क्या हो जाएगा ग्राम, और ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप इसको लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको आप आगे ऐसे मॉडिफाई करिए, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड बाई सेकेंड। तो ये हो गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड इज इक्वल टू डाइन सेंटीमीटर, डाइन सेकेंड, ठीक है, सेंटीमीटर नहीं, डाइन सेकेंड। देखिए दिख नहीं रहा होगा, डाइन सेकेंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि लीनियर मोमेंटम के दो यूनिट जो लिख सकते हैं हम लोग P के लिए, एक हो सकता है न्यूटन सेकेंड जो SI यूनिट है, और दूसरा हम लिख सकते हैं डाइन सेकेंड जो कि CGS यूनिट है, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल्स करते समय उसका यूनिट न्यूटन सेकेंड में ही दिया रहता है, तो उसको कंफ्यूज नहीं होना, इसी तरह से ये कन्वर्ट किया गया है। और मेरे एक बार कर देने से नहीं होगा, आपको खुद भी यूनिट्स को कन्वर्ट करने आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए भी, और वैसे भी पूछा जाता है कि 1 न्यूटन का डाइन में वैल्यू कितना होगा, या 1 डाइन इज इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन्स, ठीक है। या कभी कभी ये भी आ जाता है कि कन्वर्ट करके दिखा दीजिए आप, ठीक है, कि कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसी तरह से हम लोग यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं और उनके जो रिलेशंस हैं उनको हम लोग जानते हैं, ठीक है। समरी आपका क्या हुआ, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन, 1 डाइन इज इक्वल टू 10 पावर -5 न्यूटन, और 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन, और 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 980 डाइन्स, ठीक है। और लीनियर मोमेंटम के यूनिट जो मैंने कहा था कि मॉडिफाई करेंगे हम, तो एक हो गया न्यूटन सेकेंड, दूसरा हो गया डाइन सेकेंड, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। नाउ वी हैव द थर्ड लॉ which is very easy and simple. To every action there is equal and opposite reaction.